साइंस में हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने कल इतना पढ़ा था कि जब हम किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को तोड़ना शुरू करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता चला जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब वो और टूटना बंद हो जाता है। वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बारे में इंडियन फिलोसफर्स ने भी बात की थी, जैसे कि महर्षि कर्नाड ने बात की थी, और ग्रीक फिलोसफर जैसे कि डेमोक्रिटस और लिक्योपस ने भी बात की थी। लेकिन उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, उन्होंने बस पोस्टुलेट किया था इस चीज़ को। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली। फिर हमने हेडिंग बनाई थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम 2 लॉज पढ़ने वाले हैं। अगर एक्स्ट्रा बुक में देखोगे, एलएस में, लखनऊ सिंह में देखोगे तो उसमें 3 लॉज मिलेंगे, बट हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के हिसाब से हमें सिर्फ 2 लॉज पढ़ने हैं, वही हमारे पेपर में आएंगे, ठीक है। तो ये जो 2 लॉज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट लॉज हैं कि आपने अभी तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है या आगे इन फ्यूचर जितनी केमिस्ट्री पढ़ोगे, वो सारी की सारी केमिस्ट्री इन्हीं 2 लॉज के ऊपर टिकी हुई है। और किसने दिए थे ये 2 लॉज? नाम भी लिखा था हमने कल, एंटोनी लवॉइजर। तो एंटोनी लवॉइजर ने ये दोनों लॉज दिए थे। एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जोसेफ प्राउस, वो सेकंड लॉ के लिए आता है मेनली, अभी उसको भी मैं लिखवाऊंगा। तो कल आपने ये हेडिंग बनाकर वो लाइन लिख ली थी कि किसने दिए थे लॉ। अब आपको लॉज के नाम लिखना है। पहला नाम लिखो, उसी के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लिखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। ये दोनों नाम लिख लीजिए, फिर 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पढ़े, देखें, समझें। सबसे पहली हेडिंग बना रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पहले समझते हैं, फिर लिखेंगे। अभी नोट नहीं करना, अभी सिर्फ समझने पर फोकस करना है। सो पुट योर पेन्स डाउन, सिर्फ हेडिंग बनाकर छोड़ दो। देखिए, समझे, ये लॉ ये कहता है कि अगर आप 2 सब्सटेंसेस को केमिकली कंबाइन कर रहे हो और कोई नया सब्सटेंस बना रहे हो, Z, 2 अलग अलग सब्सटेंस थे, एक का नाम X, दूसरे का नाम Y, उनको आपने कैसे कंबाइन किया? केमिकली, नॉट फिजिकली। कैसे कंबाइन कर रहे हो? केमिकली। और केमिकली कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बन गया, उसका नाम क्या है? Z। हमें पता है जब हम कोई केमिकल चेंज करते हैं तो केमिकल चेंज करते टाइम एक नया सब्सटेंस बनता है, और वो नया सब्सटेंस क्या है? Z। Z बताओ, X की प्रॉपर्टीज शो करेगा या Y की? क्यों? क्योंकि एक नया सब्सटेंस है, एक नया कंपाउंड है, तो ये ना तो X की प्रॉपर्टी शो करेगा ना ये Y की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होगी, कंपाउंड्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। X और Y को मिलाकर क्या बन रहा है? Z। Z क्या है? एक कंपाउंड है। वो जो कंपाउंड आपका बना है, ना तो वो X की प्रॉपर्टी शो करेगा ना वो Y की प्रॉपर्टी शो करेगा, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर क्या बनता है? वाटर। बताओ, वाटर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता है या ऑक्सीजन की? किसी की भी शो नहीं करता, ना हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करता है। वाटर की तो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अलग होती हैं। ऑक्सीजन आपको बढ़ाता है, वाटर आपको बुझा देता है ना। तो जो नया कंपाउंड बन रहा है, वो नया कंपाउंड अपनी खुद की प्रॉपर्टीज रखता है, उसका दूसरे से यानी कि X से और Y से कोई भी मतलब नहीं है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या समझना है वो देख लेते हैं। X और Y को मिलाकर Z बन रहा है। अगर X 7 ग्राम था और Y 3 ग्राम था, तो जो Z बनेगा उसका मास कितना आएगा?
यानी कि ओवरऑल मास जो रहेगा वो सेम रहेगा। जो एरो के इधर आ रहे हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? रिएक्टेंट्स। और जो एरो के इधर आ रहा है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये पहले से किस किस को पता है कि इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट बोला जाता है? चलो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्कूल्स में ना एक्चुअली में चैप्टर पढ़ाया जाता है, 7th 8th में भी आता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ा दी जाती हैं। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से आपको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा ताकि 10th में दिक्कत ना आए, क्योंकि 9th में केमिकल रिएक्शंस नहीं है नो डाउट, लेकिन 10th में सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही है। जितने भी चैप्टर्स हैं सब में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप 9th में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो 10th में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो फिलहाल जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी है इसमें x और y को मिलाकर क्या बना है z। जो x और y मैंने मिलाया है इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो बना है z उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जिनको मिलाकर बनाया है डेट इज रिएक्टेंट। जो बनता है वो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम एरो के राइट हैंड साइड लिखते हैं। जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो लॉ ये कहता है कि जितना टोटल मास आपका रिएक्टेंट का है उतना ही टोटल मास आपका प्रोडक्ट का होगा। जितना टोटल मास आपका लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही टोटल मास आपका राइट हैंड साइड होगा। देयर विल बी नो चेंज। ना तो मास बनेगा और ना ही मास खत्म होगा। अगर मास बनता, सजल इधर ध्यान दो क्लास में, अगर मास बनता तो ये 10 नहीं आना चाहिए था, ये कुछ बड़ा नंबर आना चाहिए था, 10.5 आ जाता, 10.7 आ जाता, लेकिन ये एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अगर मास खत्म होता रिएक्शन के दौरान, मास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खत्म हो रहा होता तो ये 10 नहीं आना चाहिए था, ये कम आना चाहिए था, 9.5 आना चाहिए था, 9.3, 9.2 कम आना चाहिए था, लेकिन ये कितना आ रहा है एग्जैक्ट। इसका मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो जितना मास होता है उतना ही रहता है, ना तो वो बढ़ता है ना ही वो कम होता है। इसी लॉ को हम क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोल रहे हैं इस लॉ को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, सिर्फ ये बताता है कि जितना टोटल मास आपका रिएक्टेंट वाली साइड था, लेफ्ट हैंड साइड था, उतना ही टोटल मास आपका कहाँ होगा? प्रोडक्ट वाली साइड होगा। सेम रहेगा मास रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। ना तो कोई नया मास बनेगा ना ही कोई नया मास खत्म होगा, ना ही कोई मास बनेगा ना ही कोई मास खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और रिएक्शन देखते हैं। A प्लस B प्लस C को मैंने मिलाया और मेरे पास जो कंपाउंड्स बन रहे हैं X और Y बन रहे हैं, ठीक है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। मिला आप किसी और को रहे हो, बन कुछ और रहा है, क्योंकि नए सब्सटेंस बन रहे हैं तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। इन तीनों को क्या बोलोगे? रिएक्टेंट्स। और जो बन रहा है उसको क्या बोलोगे? प्रोडक्ट्स। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वर्ड सब मैं बार बार यूज करने वाला हूँ, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जिनको मिला रहे हो, जिनके थ्रू रिएक्शन हो रही है वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। और जो फाइनल मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन कौन है? A, B और C। प्रोडक्ट कौन है? X और मान लो आपके पास ये 3 ग्राम था, ये 7 ग्राम था और ये था 5 ग्राम। बताओ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है? तीनों को प्लस कर दिया होगा आपने, कितना आया? 15। अब प्रोडक्ट का भी मास उतना ही आना चाहिए। अगर आपके पास ये 11 ग्राम आया है तो बताओ ये कितने ग्राम? कितने बच्चे कह रहे हैं? 4 ग्राम। तनिष्क का रीजन नहीं पता? कृष्णा मित्तल, शिवम, अंश। देखो अभी मैंने बताया ना बेटा, ध्यान से समझना, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी तो सीख रहे हैं। इन तीनों का मास कितना आ रहा है? 15 ग्राम। तो इन दोनों का मास भी मिलाकर कितना आना चाहिए? 15 ग्राम। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? तो मैंने कहा इसका 11 है तो बचे हुए का कितना होगा? 4 होगा ना, तभी तो 11 प्लस 4 कितना बैठेगा? 15 बैठेगा। समझने की कोशिश करना ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये रिएक्टेंट्स हैं, इनका मास पता है तीनों का मास पता है, तो तीनों का मास प्लस करके कितना आया? 15। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? 15 ग्राम आया है। तो प्रोडक्ट का भी कितना आना चाहिए? 15 ग्राम आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच लॉ?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से इसका भी 15 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट में दो चीज़ें थी x और y, तो मैंने आपसे बोला इसका 11 है, तो बताओ दूसरे का कितना होगा। तो 11 में क्या प्लस करूँगी 15 आ जाए, 11 में क्या प्लस करूँगी 15 आ जाए, तो इसका कितना होगा 4। ये अब किस किस को क्लियर हुआ, ये कैसे बताया मैंने, तनिष्क कृष्णा क्लियर हो रहा है, शिवम क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर जब आपसे कहा जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं तो इसका 11 इसका 4 कितना आ रहा है, ये भी 15 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। और क्योंकि ये लॉ है तो लॉ तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है ना, जैसे कानून होता है ना लॉ, तो हम सुनते हैं ना कि लॉ तो सबके लिए सेम है, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है ना, चाहे किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी है, कानून तो सबके लिए सेम होना चाहिए। ये किस किस ने सुनी है बातें इस तरह, बहुत फिल्मों में बहुत डायलॉग सुने होंगे, कानून तो सबके लिए सेम होना चाहिए, है ना। कानून तो क्या होता है, अंधा कानून होता है। तो अंधा कानून क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसे नहीं दिख रहा कौन अमीर है और कौन गरीब है, उसके लिए तो कानून जो है वो लॉ जो है वो सबके लिए क्या है, सेम। ऐसे ही यहाँ पर जो लॉ वर्ड यूज़ किया गया है इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन बाद में कुछ हमें ऐसी भी रिएक्शंस देखने को मिली जहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं था, और वो रिएक्शंस थी न्यूक्लियर रिएक्शंस। गौरी ध्यान दो क्लास में, कौन सी रिएक्शंस थी, न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जो न्यूक्लियर बम सुना आपने, न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम, तो उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें जो मास होता है सब्सटेंस का वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से वो इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में सेटिस्फाई नहीं होता। बाकी जितनी भी रिएक्शंस पढ़ोगे नॉर्मली आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, उन सब में एप्लीकेबल होगा, लेकिन किस में एप्लीकेबल नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस कुछ इस तरह से होती हैं, उसमें जो सब्सटेंस का मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये वाला लॉ इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। इस चीज़ को मैं अभी लिखवा दूंगा। फिलहाल लॉ की बात कर लेते हैं, सिंपल सा लॉ है। क्या कह रहा है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द, दैट मीन्स किसी रिएक्शन के दौरान मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी रिएक्शन के दौरान ना तो मास को बनाया जा सकता है ना ही मास को ख़त्म किया जा सकता है। तो लिख रहे हैं इसकी डेफिनेशन, हेडिंग बना ली थी, देखो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कॉमा लगा कर लिख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created nor be destroyed, mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction, during a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बनेगा और ना ही मास खत्म होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा, क्योंकि ना तो कोई नया मास बना है और ना ही कोई मास खत्म हुआ है। तो इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लाइन में स्टार डालकर लिख रहे हैं, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट must be equal, the total mass of the reactant must be equal to the total mass of the product, the total mass of the reactant must be equal to the total mass of the product। जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ना तो कोई नया मास बन रहा है और ना ही कोई मास खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसको नोट करो 1 नंबर डालकर, फॉर एग्जाम्पल लिखकर, दिस एग्जाम्पल राइट डाउन सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड नंबर डालकर इसको नोट कर लीजिए। तो इस लॉ का नाम क्या है, बहुत सिंपल सा लॉ है। ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट का मास कुछ आ रहा है तो प्रोडक्ट का मास भी सॉल्व करके उतना ही आएगा, उसमें कोई भी वेरिएशन कोई भी चेंज नहीं आएगा।
क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई डाउट दिक्कत?